सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। इस समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। सम्मानित साथियों, आज 1 नवंबर आप सभी देशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। तुम्हें मेरे बच्चे का दाखिला करना होगा। अगर तुम दाखिला नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। अपनी नौकरी के डर से वो बालक भीवा का दाखिला तो कर लेता है, साथ में बहुत सारी शर्तों का एक पर्चा थमा देता है। रामजीराव अम्बेडकर घर आ जाते हैं। भीमाबाई पूछती है कि मेरे बच्चे का दाखिला हो गया। वो कहते हैं हाँ, दाखिला तो हो गया। वो बड़ी खुश होती है, लड्डू का थाल उठाकर बाहर बांटने जाना चाहती है। रामजीराव अम्बेडकर बोलते हैं रुको, बच्चे का दाखिला तो हो गया है, लेकिन साथ में बहुत सारी शर्तें लगा दी गई हैं हमारे बच्चे पर। भीमाबाई, हमारे बच्चे को स्कूल में बहुत अपमानित होना पड़ेगा। मास्टर ने कहा है कि सारे बच्चे स्कूल के फर्श पर बैठेंगे, लेकिन तुम्हारा बच्चा खुद घर से बोरी की टाट लेकर आएगा, उस पर बैठेगा। लेकिन सभी बच्चों के साथ नहीं बैठेगा। क्लास के बच्चे जहां चप्पल उतारते हैं उसके पीछे बैठेगा। मैं सवाल सबसे पूछूंगा, सब जवाब दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारा बच्चा जबान बंद रखेगा। श्यामपट के पास आकर क्लास का हर बच्चा सवाल हल कर सकता है, लेकिन तुम्हारा बच्चा हल नहीं करेगा। और पानी पीने के लिए अगर स्कूल में चपरासी फ्री होगा तो स्कूल का चपरासी ही उसे पानी पिलाएगा। स्कूल का कोई बच्चा, कोई मास्टर उसको पानी नहीं पिलाएगा। इतनी सारी शर्तें नन्हे मासूम बच्चे पे लगा दी गई। ये बात भीमाबाई सुनकर व्याकुल हो गई और उसका दर्द से कलेजा फट गया। भीमाबाई व्याकुल हो गई, उसका कलेजा दर्द से भर गया। आंखों से आंसू का सैलाब फूटने लगा और वो फूट फूट कर रोने लगी। अपने बच्चे को गले से लगा लिया, उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अपने बच्चे को कलेजे से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके सिर पर हाथ फेरने लगी और कहने लगी, कैसे हैं लोग जो जानवरों से तो प्यार करते हैं और इंसान से नफरत करते हैं। कैसे सामाजिक ढांचे से बनी थी ये इंसानी इमारत। एक इंसान दूसरे इंसान से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। कितनी क्रूरता से भरा है ये तथाकथित हिंदू सनातनी धर्म। सत्य के नाम पर पाखंड, अंधविश्वास का पुलिंदा। कितना विभत्स, कितना डरावना, कितना घिनौना है। बालक भीम को उस छोटी सी उम्र में सामाजिक व्यवस्था को समझना बहुत मुश्किल था। यकीनन अनगिनत सवाल उठ रहे होंगे मन में, लेकिन सारे सवालों का जवाब इस बच्चे को खुद ही तलाशना था। मासूम भीम बालक का बचपन अछूतपन से रूबरू हो रहा था, पग पग पर अपमानित हो रहा था, अछूतपन के दंश को झेल रहा था। स्कूल जाने के लिए बाल कटवाने थे। नाई ने बाल काटने से इनकार कर दिया और कहा, हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम एक अछूत के बाल काटेंगे। तांगे वाले ने तांगे में बिठाने से इनकार कर दिया। स्कूल क्लास के बच्चों ने साथ बिठाने, साथ खेलने से मना कर दिया। बहुत प्यासा था बालक भीम, प्यास लग रही थी। सामने पानी का घड़ा रखा था, लेकिन उस घड़े को छूने तक नहीं दिया। श्यामपट पर सवाल हल करने के लिए क्लास के बच्चों ने विरोध कर दिया। बालक भीम इस अछूतपन से तंग आ चुका था। अपमान की घूंट पी पी कर बालक भीम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता रहा। मास्टर पढ़ाता था क्लास के सभी बच्चों को। उनमें कोई पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता, लेकिन बालक भीम जरूर पढ़ता। 5वीं कक्षा पास करने के बाद वो गांव सतारा छोड़कर पिताजी के पास मुंबई आ गया।
बंबई में चाय की दुकान पर चाय वाले ने बातचीत की और पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? भीमा। उसने कहा, से भीमा। हो तुम? मैं सतारा क्या से। करते हो? मुंबई में कहाँ रहते हो? भीमा ने कहा, मैं पढ़ता यहाँ हूँ। पे दीदी के पास उसने पूछा, पढ़ लिख कर क्या बनोगे? पढ़ लिखने आया। बच्चे ने कहा, पढ़ लिख कर क्या मैं करोगे? बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मैं चाय वाला बहुत खुश बड़ा हुआ आदमी बनूंगा। और उसने पूछा, अच्छा, बहुत कौन सी जात है तुम्हारी? कौन जात है तुम्हारी? भीमा ने कहा, महारू में। महाराज। बस इतना सुनते ही चाय वाले ने धुतकार कर भगा दिया। एक बार की बात है, स्कूल से भीमराव अंबेडकर अपने भाई के साथ घर जा रहे थे। रास्ते में बारिश होने लगी और बहुत तेज बारिश होने लगी। तो बालक भीम अपने भाई के साथ एक ब्राह्मण के छज्जे के नीचे खड़े हो जाते हैं और अपनी किताबों को छुपाने के लिए दीवार की तरफ मुंह कर लेते हैं। उनके सामने भी एक घर था, वो भी ब्राह्मण का था। उसके छज्जे के नीचे गाय खड़ी थी। ब्राह्मण घर से बाहर निकला और भीमा को भगा दिया, जानवर को नहीं भगाया। भीमा भागते भागते गिर गया, उसकी किताबें भीग गईं। और जब बालक भीम घर पहुंचा और अपनी किताबों को साफ करने लगा, पानी को कपड़े से साफ कर रहा था और साफ करते करते उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, तो डॉक्टर अम्बेडकर अपनी मां से लिपट गए, फूट फूट के रोने लगे और मां से सवाल करने लगे, मां, हमारे साथ जानवर जैसा सलूक क्यों होता है? मां, क्या हम इंसान नहीं हैं? हमारे साथ जानवर से भी बेकार क्यों सलूक होता है? लोग जानवर का सम्मान करते हैं। मैं ब्राह्मण के छज्जे के नीचे खड़ा था, मैं अपनी किताबों को भीगने से बचा रहा था, लेकिन ब्राह्मण ने मुझे वहां से धुतकार कर भगा दिया और मैं गिर गया, मेरी किताबें भीग गई। मां, सामने छज्जे के नीचे गाय खड़ी थी, ब्राह्मण ने उसे नहीं भगाया, मुझे भगा दिया। मां, नाई मेरे बाल काटने से क्यों इनकार कर देता है? टांगे वाला मुझे टांगे में क्यों नहीं बिठाता है? मां, क्लास के बच्चे मुझे साथ क्यों नहीं खेलने देते हैं? मां, स्कूल की किसी प्रतियोगिता में मैं भाग क्यों नहीं ले सकता हूँ? स्कूल का चपरासी ही मुझे पानी पिला सकता है, बाकी बच्चों को हर कोई पानी पिला सकता है। चपरासी फ्री होता है तो मुझे पानी मिल जाता है, चपरासी फ्री नहीं होता है तो मैं पूरे दिन प्यासा रहता हूँ। माँ, हमारे साथ ये भेदभाव क्यों है? माँ, आखिर ये व्यवस्था क्या है? माँ, हमने कौन सा गुनाह किया है? माता भीमाबाई के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने बच्चे के साथ रोती जा रही थी, अपने बच्चे के दर्द को महसूस कर रही थी। भीमाबाई ने कहा, बेटा, मैं ये तो नहीं जानती ये सामाजिक व्यवस्था ऐसी क्यों है, हमसे लोग नफरत क्यों करते हैं, आखिर हमारे साथ जानवरों से भी बेकार सलूक क्यों करते हैं? मुझे इस सब का तो पता नहीं है। किसने बनाई ये सामाजिक व्यवस्था, किसने बनाया इंसान को ऊंच और नीच? बेटा, मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन मैं तुझे इसलिए पढ़ा रही हूं कि तेरे जीवन में जो जो भी समस्या आएंगी, वो समस्याएं आने वाली पीढ़ियों के जीवन में नहीं आनी चाहिए। उन तकलीफों से कोई और नहीं गुजरना चाहिए। बेटा, तू इस सामाजिक व्यवस्था को बदल देगा। भीमाबाई अपने बच्चे का चेहरा पकड़ती है, उसकी आंखों में देखती है और उससे फिर सवाल करती है, भीवा, ये मेरा सपना है, तू मेरा सपना साकार करेगा? बच्चा क्या जाने क्या सपना। छुआछूत के माहौल में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बचपन में प्राइमरी की शिक्षा सतारा महाराष्ट्र से पूरी करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं मुंबई। मुंबई में आने के बाद बाबा साहब अंबेडकर एल्फिंस्टन स्कूल में दाखिला लेते हैं। एक बार की बात है, वो अपने पिताजी के पास गोरेगांव जा रहे थे मिलने के लिए। उनके साथ उनका भाई भी था, बालाराव अंबेडकर। गोरेगांव स्टेशन से पिताजी दूर रहते थे। गोरेगांव स्टेशन तक तो वो ट्रेन में बैठकर पहुंचते हैं और ट्रेन से उतरकर जब वो
तांगे में बैठना चाहते हैं, लेकिन तांगे वाला उनकी बरादरी पूछने के बाद उनको तांगे में बैठने से इनकार कर देता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर अधिक पैसे देने का उसे लालच देते हैं। तांगे वाला एक शर्त पर उन्हें बैठाने के लिए तैयार हो जाता है कि तांगा आप खुद हाँकोगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, मैं तांगे के साथ पैदल पैदल चलूंगा। हमें सुनने में खुद कितना अमानवीय लगता है, लेकिन अम्बेडकर ये सब झेल रहे थे। बाबा साहब के जीवन में न जाने कितनी घटनाएं ऐसी घटी होंगी जिनका कहीं जिक्र भी नहीं है। खुद बाबा साहब कहते हैं, मैं शोषित पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए इतना दृढ़ संकल्पित रहा कि मैं अपनी खुद की डायरी भी नहीं बना सका। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी डायरी बना पाते, कितनी ऐसी घटनाएं उनके साथ घटी होंगी जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इधर दूसरी तरफ महाराष्ट्र के रत्नागिरी वणद गांव में भिक्खू धोत्रे और रकमाबाई का परिवार था। इनके 4 बच्चे थे, बड़ी बेटी रकमा और उससे छोटी रमाबाई, गौरा और शंकर। बड़ी गरीबी में जीवन जी रहे थे। भिक्खू धोत्रे बंदरगाह पर मछली ढोने का काम करता था। गरीबी में 4 बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल था। ऐसे में रकमा की शादी कर देते हैं। बड़ी बेटी रकमा की शादी करने के बाद भिक्खू धोत्रे की पत्नी रकमाबाई ये संसार छोड़ जाती है। 3 बच्चों का बोझ भिक्खू धोत्रे पे आ जाता है और भिक्खू धोत्रे खुद बीमार था। भिक्खू धोत्रे को टीबी की बीमारी थी। एक दिन काम से आते वक्त भिक्खू धोत्रे को खून की उल्टी होती है और वो भी ये संसार छोड़ जाता है। ये तीनों बच्चे रमाबाई, गौरा और शंकर अनाथ हो जाते हैं। इन तीनों अनाथ बच्चों को इनका मामा अपने साथ मुंबई ले आता है और मुंबई में एक बाजार में रमाबाई को रामजीराव अम्बेडकर देख लेते हैं। देखते ही उससे प्रभावित हो जाते हैं और मन ही मन में ये संकल्प कर लेते हैं कि ये बेटी तो मेरे घर आनी चाहिए। समय का इंतजार न करते हुए रमाबाई के मामा के घर अगले दिन पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी भीवा से शादी कराने का प्रस्ताव रख देते हैं। रमाबाई के मामा रामजीराव अम्बेडकर से परिचित थे। जमीन आसमान का अंतर था। कहा वो अंग्रेजी सरकार में सूबेदार और उनका बेटा इतना होनहार जो पूरे भारत में शोषित पीड़ित समाज में पहला बच्चा जो मैट्रिक में पढ़ रहा था। अनाथ हुई बच्ची रमाबाई से शादी का प्रस्ताव वो सोच भी नहीं सकता था। वो हाथ जोड़ के कहने लगे, साहब आपका बेटा तो हमारे समाज में बहुत होनहार है, आपके बेटे को तो कोई पढ़ी लिखी बच्ची लेकर आइए। मैं नगर पालिका में एक छोटा सा 4th क्लास का कर्मचारी हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं जैसे तैसे इन बच्चों को खाना दे पा रहा हूं। ये बच्चे तो अनाथ हैं। इतनी बात सुनने के बाद रामजीराव अम्बेडकर का मन भर आया और वो हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, फिर तो ये बच्ची मुझे जरूर दे दीजिए। इतना बड़ा व्यक्ति इतनी नम्रता से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा था तो फिर रमाबाई के मामा भी इंकार नहीं कर सके। और वो दिन आ गया जब 1906 में भाईखल्ला मछली मार्केट में रमाबाई और बाबा साहब अम्बेडकर की शादी हो गई। शादी होने के तुरंत बाद रमाबाई घर पर आ गई। रमाबाई ने घर पर आकर पूरा घर संभाल लिया, जिससे पूरा परिवार रमाबाई से प्रभावित था। रमाबाई के कुशल व्यवहार, उसके कुशल नेतृत्व, परिवार चलाने की उसकी समझ बचपन से ही थी। खासतौर से रामजीराव अम्बेडकर बहुत प्यार करते थे रमाबाई को। बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा पढ़ाई में व्यस्त रहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने मुंबई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस में बीए किया। बाबा साहब अम्बेडकर संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन एल्फिस्टन कॉलेज के लोगों ने उनको संस्कृत पढ़ाने से इनकार कर दिया।
संस्कृत पढ़ने का आपका राइट नहीं है। इस अपमान का घूंट भी बाबा साहब पी गए। ऐसे में रामजीराव अम्बेडकर के दोस्त केलुष्कर ने सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट के राजा के पास प्रस्ताव रखा कि ये बच्चा होनहार है, पढ़ना चाहता है, लेकिन पिताजी पढ़ाने में सक्षम नहीं है। क्या आप इस बच्चे की कुछ मदद कर सकते हैं? सयाजीराव गायकवाड़ उनको स्कॉलरशिप देने लगते हैं। सयाजीराव गायकवाड़ की स्कॉलरशिप से बाबा साहब ग्रेजुएट हुए, जिसके बदले उनको बड़ौदा स्टेट के राजा के यहां पर नौकरी करनी थी। नौकरी करने वो चले जाते हैं। भाई साहब पूरे शहर में उनको किराए पर कोई मकान नहीं मिलता क्या नाम है है। आपका? जहां भी जाते हैं उनसे उनकी जाति पूछी जाती है, जाति कौन सी है? महार। जिसकी वजह से उनको धुतकार दिया जाता है। पहला दिन था जब वो बड़ौदा स्टेट के राजा के यहां पर नौकरी करने के लिए जाते हैं और ऑफिस में एंट्री करते हैं, तो एंट्री के पहले जो बिछी हुई कालीन थी उसको लपेट दिया जाता है कि एक शूद्र महार आ रहा है, हमारी कालीन गंदी हो जाएगी। एंट्री रजिस्टर लाओ भाई। और जब वो ऑफिस में प्रवेश कर एंट्री रजिस्टर मांगते हैं तो चपरासी रजिस्टर हाथों में नहीं देता है, उनको फेंक कर देता है। ये अपमान का घूंट भी बाबा साहब पी जाते हैं। पूरा दिन ऑफिस में काम करते करते उनको प्यास लगती है, तो चपरासी से पानी मांगते हैं, तो चपरासी कहता है कि पानी नहीं है आपके लिए इस ऑफिस में, आपको बाहर जाकर पानी पीना पड़ेगा। तो उन्हीं के सामने पानी का घड़ा रखा था, वो पानी के घड़े की तरफ बढ़ते हैं और पानी पीना चाहते हैं, तो तभी ब्राह्मण कहता है ये पानी आपको पीने के लिए नहीं है, इस पानी को तो हम पीते हैं, आपको बाहर जाकर पानी पीना होगा। डॉक्टर अम्बेडकर वहां पहली बार आप लोगों क्रांति का बिगुल फूंकते हैं और कहते हैं मैं तो यही पानी पीऊंगा, आपको पानी पीना है तो बाहर जाकर पियो। शाम हो चुकी थी, अभी भी उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं हुई थी। बाबा साहब अपना सामान उठाकर शहर की तरफ जाते हैं और रहने का ठिकाना ढूंढते हैं। बड़ी मुश्किल से पारसी धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था होती है। ऑफिस के कर्मचारियों को पता लग जाता है, और जब उनको पता लगता है कि पारसी धर्मशाला में रहता है, ब्राह्मण पारसी धर्मशाला में उनका विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। उनकी जाति पता लगने के बाद पारसी धर्मशाला से भी उन्हें भगा दिया जाता है। ये सारी बात वो बड़ौदा स्टेट के राजा के साथ शेयर करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि मुझे आपके शहर में ठहरने की व्यवस्था नहीं है, मैं आपकी नौकरी करना चाहता हूं, मैं आपका कर्ज चुकाना चाहता हूं, एक शर्त पर मैं आपकी नौकरी कर सकता हूं, यदि मुझे अपने राजमहल में ठहरने की व्यवस्था कराएं तो। सयाजी गायकवाड़ यहां हंसते हैं, वो कहते हैं अम्बेडकर मैंने तुम्हें पढ़ाने में सहयोग किया, ये भी एक क्रांति है, और सारी क्रांति का ठेका मेरे पास थोड़ी है, कुछ मैंने किया कुछ तुम कर लो। बाबा साहब ने कहा मैं क्रांति तो करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे बॉन्ड से बंधा हूं। सयाजी गायकवाड़ फिर कहते हैं जाओ, मैं तुम्हें अपने बॉन्ड से मुक्त करता हूं। अम्बेडकर क्या आगे की पढ़ाई करने के लिए आप विदेश जाओगे? बाबा साहब हां कर देते हैं। इस तरह स्कॉलरशिप के बेस पर बाबा साहब अम्बेडकर आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले जाते हैं, जहां पर वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। फ्रांस से वो संस्कृत में एमए करते हैं। जर्मन, लंदन, अमेरिका, फ्रांस, इन सब जगह से बाबा साहब अम्बेडकर 32 डिग्रियां हासिल करते हैं। LLB, LLM, डीलिट, बारेटला, एमफिल, PhD, इतनी सारी डिग्रियां बाबा साहब हासिल करते हैं। 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं और संसार के महान व्यक्तित्व को पढ़ते हैं, संसार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करते हैं और एक बुक लिखते हैं प्रॉब्लम ऑफ रूपी। शिक्षा हासिल करने का बाबा साहब के सफर बहुत आसान नहीं था। बाबा साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक ही लक्ष्य शिक्षित बनना, एक ही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे
उन्हें जानना था मानव और मानवीयता क्या है। उन्हें जानना था सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था क्या है। उन्हें जानना था राजनीतिक व्यवस्था क्या है। आखिर इंसान इंसान का शोषण क्यों करता है, उसकी वजह क्या है। इस सब के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कुछ खो दिया था। बाबा साहब की बेटी इंदुमती बीमार है। परिवार की सारी जिम्मेदारी रमाबाई के पास है। उनके भाई शराब पी पी के मर गए थे। पिताजी बाबा साहब के सामने गुजर चुके थे। रमाबाई पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। रमाबाई के बहन भाई गौरा शंकर अनाथ थे, इसलिए उसी के साथ रहते थे। बाबा साहब की बुआ विधवा थी और अपाहिज थी, उसकी जिम्मेदारी भी रमाबाई पे थी। बाबा साहब की बहन डाइवोर्स हो चुका था, वो भी घर पर रहती थी। बाबा साहब की भाभी, बाबा साहब का भतीजा, इस तरह पूरे परिवार की जिम्मेदारी रमाबाई पे थी और इनकम का कोई सोर्स नहीं था। ऐसे में रमाबाई दादर से वर्ली तक पैदल जाती, पूरे रास्ते से गोबर चुगती, उनके उपले बनाती और रेलवे ट्रैक पर जाकर वो कोयला चुगती, उपले और कोयला बाजार में बेचती और जैसे तैसे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलती। ऐसे में कई बार अक्सर ऐसा होता कि रमाबाई को भूखे सोना पड़ता था। ऐसी विकट परिस्थिति में बड़ी बेटी इंदुमती बीमार पड़ जाती है। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और उसी से में बाबा साहब का खत आता है और वो परिवार की राजी खुशी लेते हैं। तो इंदुमती के बारे में भी पूछते हैं कि कैसी है मेरी बेटी इंदुमती। इंदुमती के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो रमाबाई लेटर में लिखती है कि तुम्हारी बेटी हस्त पुस्त है, तंदुरुस्त है, उसकी आप चिंता मत करना, अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद ही लौटना, और अपनी तकलीफों को छुपा लेती है। सब अच्छा अच्छा लिखकर भेज देती है। लेकिन ठीक उसके बाद इंदुमती इलाज के अभाव में मर जाती है। 2.5 वर्ष गुजर जाने के बाद जब बाबा साहब पूरी पढ़ाई करके मुंबई लौटते हैं, उन्हें बंदरगाह पे ख्याल आता है कि लोगों ने 30 त्योहार मनाए होंगे, उत्सव में अच्छे कपड़े पहने होंगे, अच्छा खाना खाया होगा, फल और मिठाइयां खाई होंगी, लेकिन मेरे बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिला होगा, उन्होंने मिठाई का मुंह नहीं देखा होगा, मेरे बच्चों ने दूसरों का मुंह तका होगा, मेरे बच्चों को नए कपड़े भी नहीं मिले होंगे। तो ऐसे में बाबा साहब मिठाई बंदरगाह से ले लेते हैं, कुछ कपड़े अपने बच्चों के लिए ले लेते हैं और परिवार में जितने भी लोग थे सबके लिए कुछ ना कुछ ले लेते हैं। और जब घर के दरवाजे पर आते हैं और रमाबाई को पता लगता है मेरे साहब विदेश से लौटे हैं, उनके स्वागत के लिए रमाबाई दरवाजे पर जाती है, उनका वेलकम करती है, उनका आरता उतारती है, पैर छूती है और घर में बाबा साहब प्रवेश करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर आवाज लगाते हैं, बेटे यशवंत। तो बेटा दौड़कर आ जाता है। फिर आवाज लगाते हैं, बेटी इंदुमती, और इंदुमती घर के अंदर से आती नहीं है। ऐसे में बाबा साहब फिर आवाज लगाते हैं, इंदुमती। इंदुमती घर में से आती नहीं है। इंदुमती हो तो आए भी। फिर बाबा साहब घर में घुस जाते हैं, सोचते हैं शायद घर में छुप गई होगी। घर के चारों कोनों में ढूंढते हैं, वहां इंदुमती नहीं थी। दरवाजा हटा के देखते हैं, दरवाजे के पीछे भी इंदुमती नहीं थी। पर्दा हटा के देखते हैं, उन्हें लगा शायद पर्दे के पीछे छुप रही होगी, वहां भी इंदुमती नहीं थी। बाबा साहब चारपाई के नीचे झांक कर देखते हैं, वहां भी इंदुमती नहीं थी। तो फिर बाहर निकलते हैं, रमा से पूछते हैं, कहाँ है मेरी इंदुमती? तूने मेरी इंदुमती को कहाँ छुपा दिया है, बता रमा। इतना पूछने पर रमाबाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा साहब पूछते हैं, क्या हुआ है रमा, बता। मेरे बाद में क्या हुआ रमा, बता, कहां मेरी इंदुमती? रमाबाई कहती है, तुम्हारी पढ़ाई की भेंट चढ़ गई। बाबा साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बोलते हैं, रमा तूने मुझे यह भी नहीं बताया मेरी बेटी मर चुकी है। तो रमाबाई कहती है, करोड़ों बेटियों का दर्द समझते हो, करोड़ों बेटियों को
आजाद करना चाहते हो, महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने का सपना देखते हो और एक बेटी की मौत से रोते हो। बाबा साहब के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों पति पत्नी बेटी के गम में डूब जाते हैं। बाबा साहब बड़ौदा स्टेट के राजा के यहां से रेलवे स्टेशन पे आ जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन थी वो जा चुकी थी। दूसरी ट्रेन के इंतजार में बाबा साहब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पेड़ के नीचे बैठकर बचपन से लेकर अब तक का जो जीवन था, अनटचेबिलिटी के कारण, छुआछूत के कारण उनके साथ जो भी घटनाएं घटी वो उनके ब्रेन स्किन पर एक एक करके चल रही थी। मुंबई में आने के बाद भी उनको छुआछूत झेलनी पड़ी। वो भेदभाव बारूद बन चुका था। बाबा साहब यहां पर संकल्प करते हैं, यदि मैं शोषित पीड़ितों को हक नहीं दिला पाया तो फिर मैं गोली मारकर स्वयं की हत्या कर लूंगा। एक समय था, बाबा साहब विदेश से लौटते हैं 12 ला करके। रमाबाई बहुत खुश होती है, साहब आ गए हैं, अब तो परिवार की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। उन्हें कहीं पर भी प्रैक्टिस करने के लिए कलेक्ट्रेट में जगह नहीं मिलती है। कलेक्ट्रेट में बैठे वकील उनका मजाक उड़ाते हैं, उनसे कहते हैं तुम्हें यहां बैठने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, तुम्हें अगर बैठना है तो कलेक्ट्रेट के बाहर बैठिए। उन्होंने बाबा साहब का मजाक बनाया था। इस मजाक में भी बाबा साहब ने अपना अपमान नहीं देखा, उन्होंने अवसर देखा और कलेक्ट्रेट के बाहर उन्होंने अपना बिस्तर लगा लिया। बाबा साहब रोज कलेक्ट्रेट जाते, उन्हें कोई केस नहीं मिलता, खाली हाथ आ जाते। अगर कोई केस भी मिलता, वो केस मिलता जिन गरीबों का केस लड़ने से वकील इनकार कर देते थे या फिर बहुत जटिल केस उनको मिलते थे। रमाबाई रोज इंतजार करती कि आज गए हैं, आज तो अपने बच्चों के लिए शायद कुछ अच्छा लेकर आएंगे, आज तो शायद घर के लिए सब्जी लेकर आएंगे। लेकिन बाबा साहब रोज खाली हाथ पहुंच जाते थे। एक दिन रमा बाबा साहब पर गुस्से हो गई। उन्होंने कहा, जितने भी वकील हैं मैं उनको देखती हूँ, वो अपने परिवार को अच्छी तरह से पाल रहे हैं, वो परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से उठा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, अच्छा रखते हैं। तुम कैसे वकील हो जो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं लेकर आते, खाली हाथ आ जाते हो? क्या तुम्हें कलेक्ट्रेट में काम नहीं मिलता? क्या तुम्हें कोई केस नहीं मिलता? बाबा साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, रमा, दुनिया से सताए हुए लोग मेरे पास आते हैं या वो लोग मेरे पास आते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, जो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। अब मैं उनसे फीस कैसे मांग लूं? कलेक्ट्रेट में एक सेठ का मुकदमा चल रहा था और सेठ के बच्चे को फांसी हो चुकी थी। सेठ अपने बच्चे को बचाना चाहता था क्योंकि इकलौता वारिस था। ऐसे में वो सारे वकीलों के पास गया, जो बड़े से बड़े वकील थे, सबके पास में गया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, जितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा देने को तैयार हूं। लेकिन कोई भी उसका केस थामने को तैयार नहीं था क्योंकि फांसी की सजा हो चुकी थी। ऐसे में एक वकील ने उस सेठ का मजाक उड़ा दिया। उसने कहा, तुम्हारे बच्चे को सिर्फ एक व्यक्ति बचा सकता है और वो कलेक्ट्रेट के बाहर बैठा है, नाम है उसका अम्बेडकर। वो सेठ बाबा साहब को खोजते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर आ गया और बाबा साहब के आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, साहब, मेरे बच्चे को फांसी की सजा हो चुकी है। पूरे कलेक्ट्रेट में एक भी वकील ऐसा नहीं है जो मेरे बच्चे को बचा सके। सब लोग ये कहते हैं तेरे बच्चे को अम्बेडकर बचा सकता है, तो साहब मेरे बच्चे का केस आप लड़ लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर फाइल चेक करते हैं और कहते हैं, जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर अगली अदालत में याचिका दायर करते हैं और तारीख पड़ती है। पहली तारीख पर जज फांसी लिख देता है। बाबा साहब चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। सेठ गिड़गिड़ाता है, कहता है, साहब कुछ बोलिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप मेरे वकील हैं, मेरे बच्चे को बचाने के लिए आपने केस लिया है और जज साहब ने फांसी लिख दी है, आप अपना पक्ष रखिए। बाबा साहब वहां भी चुप रहते हैं
बाबा साहब के पैरों में वो आदमी लौट जाता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, फिर भी बाबा साहब चुप रहते हैं और फांसी का दिन मुकर्रर हो जाता है।